हेलो बच्चों, अभी हम देखने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड। यानी अगर मान लीजिए आपके पास एक कोई मास बॉडी है जो कि मास बॉडी सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव कर रही है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमें प्रूव करना है, कंजर्व होता है। राइट, तो हम सबसे पहले ले रहे हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट, विदाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम हम जो है मोशन नहीं डिस्क्राइब कर सकते। सो एक्स वाई जेड हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया है। राइट, इसमें हमने पॉइंट पी ले लिया है जहाँ पर एक मास बॉडी है एम, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है और वेलोसिटी वी है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा जो है क्या हो गया, एक मास पार्टिकल हो गया जो कि एक्स वाई जेड प्लेन में मूव कर रहा है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर a mass body of mass m and position vector r and velocity v is moving in a central force field. सेंट्रल फोर्स फील्ड, ये आपने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक मास बॉडी m है जिसका पोजीशन वेक्टर r है और वेलोसिटी v है जो कि सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव कर रही है। सो ऑब्वियसली जब ये मूव कर रही है तो इसके पास जो है वेलोसिटी है, मास है, तो इसका लीनियर मोमेंटम होगा। लीनियर मोमेंटम है तो एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो हम उसी एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, उसी को हम देखेंगे कि क्या वो कांस्टेंट होता है या कांस्टेंट नहीं होता है। राइट, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि फोर्स क्या लग रहा है। देयरफॉर the force is equals to F is equals to FR and vector R cap। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा जो फोर्स है, फोर्स कैसा है, सेंट्रल फोर्स है। तो सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। सेंट्रल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन आर कैप एंड उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ आर होता है। राइट, तो इसे हमने लिख लिया इस तरीके से। एट द सेम टाइम हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, mb से। सो r क्रॉस mb इज आवर एंगुलर मोमेंटम। राइट, हमें और क्या पता है, वी नो दैट, क्या हमें पता है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर होता है। न्यूटन सेकंड लॉ जो है आप पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। उसी तरीके से जब हम इसे रोटेशनल बॉडीज के लिए करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क हो जाता है। तो टॉर्क को टाउ से डिफाइन करें और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस तरीके से आ जाएगा, dj/dt। राइट, टॉर्क को और क्या लिख सकते हैं, r क्रॉस f dj/dt। राइट, इसको हम और क्या कर सकते हैं, f की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r क्रॉस f r कैप इज इक्वल्स टू dj/dt। दिस इक्वेशन कैन बी रीअरेंज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dj/dt इज इक्वल्स टू fr हमारा क्या है, fr स्केलर क्वांटिटी है, बाहर ले लेते हैं, इसके क्रॉस प्रोडक्ट के बाहर आ जाएगा। वेक्टर r क्रॉस r कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर r डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर r। राइट, सो r क्रॉस r क्या हो जाएगा, r क्रॉस r इक्वल टू मॉड ऑफ r इंटू साइन 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0, सिंस
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए साइन जीरो। साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो इस तरीके से हमारा डी जे बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। अब डी जे बाई डी टी जीरो है, इसका मतलब क्या है, जे इज कांस्टेंट। कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने अपनी बात यहाँ पे प्रूव कर दी। हमने क्या प्रूव किया, जे जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है यह जो है कांस्टेंट रहता है, यानी कंजर्व रहता है इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड। सेंट्रल फोर्स फील्ड हमने किस तरीके से लिया है, फोर्स हमने सेंट्रल फोर्स के लिए लिया है। तो हमारा जे क्या है, कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस पर यह ध्यान देने वाली बात यह है कि जे का मान, जे की जो वैल्यू है वो स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ बदल सकता है। जैसे जैसे आपका पॉइंट बदलेगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ, तो जे की वैल्यू तो बदल सकती है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में ये नहीं बदलेगा। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में बदलने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वैल्यू है जे की, वो हर टाइम पर वही रहेगी। राइट। अब जो है इसके बाद जो है आगे हम बात करते हैं, इसके आगे थोड़ा सा और मूव करते हैं। हमें क्या पता चल गया है, हमें ये पता चल गया कि जो हमारा जो है जे है वो क्या होता है, कांस्टेंट है। अगर जे कांस्टेंट है तो उसके और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेट्स अस टॉक अबाउट दोज टू। तो जे हमारा कांस्टेंट है, चलिए जे भाई कांस्टेंट है, ठीक। लेकिन जे को हमने क्या लिखा है, आर क्रॉस एम बी। जे इक्वल टू आर क्रॉस एम बी, सिंस जे इक्वल टू आर क्रॉस बी। इसका मतलब क्या है, जे वेक्टर जे यानी एंगुलर मोमेंटम इज perpendicular to the plane containing vector r and v। ठीक है, आप पढ़ते आए हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू, अगर c होता है तो c की जो डायरेक्शन होती है वो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होती है। c की डायरेक्शन क्या होती है, a और b दोनों के परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर हम इस वेक्टर a यहाँ ले लें एंड b को हम यहाँ ले लें, तो a क्रॉस b क्या हो जाएगा, a और b बोर्ड के प्लेन में है तो c हमारा बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से j हमारा क्या हो जाएगा, j हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग r एंड v होगा। r और v जिस प्लेन में होंगे, j भी j परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन होगा। अगर मान लीजिए b की डायरेक्शन ये हो जाए, v इज अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन हमने ये बनाया, j हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। राइट। और j हमारा क्या है, कांस्टेंट है, एंड सिंस j is equal to constant, this means magnitude of angular momentum j is constant and direction of j is constant। राइट। इन दोनों स्टेटमेंट को आपको समझना पड़ेगा। जे के कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, साथ ही साथ जे की जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट है। जे की जो डायरेक्शन है वो बदल नहीं रही। जे की डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। राइट, जैसे हम अंगूठे की डायरेक्शन में, थंब्स की डायरेक्शन में। अब अगर आपका जो बॉडी है, मास बॉडी है, अगर वो इस प्लेन से, ये जो प्लेन है जिसमें आर और वी दोनों हैं, इस प्लेन से बाहर की ओर आ जाए, यानी वेलोसिटी वेक्टर आपका थोड़ा बाहर हो जाए, इस तरीके से हो जाए। राइट, तो जे की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जे की डायरेक्शन हो जाएगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर। राइट, तो ये जो हैंड हो गया, इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। राइट,
थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन हमारा जो कंजर्वेशन लॉ है वो कह रहा है कि जे की डायरेक्शन बदलनी नहीं चाहिए। जब जे की डायरेक्शन बदलनी नहीं चाहिए, इसका मतलब जो पार्टिकल है, जो मास बॉडी है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इस बोर्ड में ही रहनी चाहिए, इस बोर्ड से बाहर नहीं मूव करना चाहिए। Therefore, the motion of the mass body must lie therefore the motion of the mass body must remain in the plane containing वेक्टर r and v। ठीक है, हमारा जो मोशन होना चाहिए मास बॉडी का वो उसी प्लेन में होना चाहिए जिस प्लेन में r and v है। इस तरीके से हम कह सकते हैं द मोशन ऑफ अ बॉडी, मास बॉडी is planar in a central force field। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारा जो है जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये हो गया कि अगर कोई मास बॉडी है जो कि सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव कर रही है तो उसकी जो मोशन होगी वो हमेशा एक प्लेन में लाई करेगी, प्लेन के अंदर ही रहेगी, प्लेन से बाहर नहीं करेगी। जिग जैग इस तरीके से जो भी करेगी वो सिर्फ एक प्लेन में करेगी, 3 डायमेंशनल मोशन नहीं होगी। राइट, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रूव दैट द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड, या फिर मोशन ऑफ ए बॉडी इज प्लेनर इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।